हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने कुकी जो एथनिक ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स में, राज्यों में जो एथनिक वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन उस दौरान इस बात को भी स्पष्ट किया था कि हमेशा आंतरिक कारण ही जिम्मेदार नहीं है, बाह्य कारण भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो जब हम आज के विषय की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, तो हमें एक घटना सामने देखने को मिलती है कि म्यांमार से बड़ी संख्या में शरणार्थी मिजोरम आ गए हैं। ऑलरेडी 30,000 के आसपास शरणार्थी मिजोरम में रह ही रहे हैं और ज़्यादा शरणार्थियों का आना ये बताता है कि मिजोरम में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक और उससे स्पेशल बात ये समझने कि ये जो लोग भारत में, खासकर मिजोरम में शरण लेने आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हम समझेंगे कि चिनलैंड एरिया क्या है, वहाँ पे बेसिकली दिक्कत क्यों हो रही है और म्यांमार में ये जो दिक्कत हो रही है उस कारण मिजोरम किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है और भविष्य में हम कैसे एक बेहतर राह की ओर देख सकते हैं। तो हम सभी मुद्दों पे बात करते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले समझ लें कि चर्चा में क्यों है। तो हाल में ही यानी कि 3 जुलाई को, ठीक है, 3 जुलाई 2025 को म्यांमार के चिन राज्य में जातीय सशस्त्र समूहों के बीच हिंसा हुई। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि चिन राज्य कहाँ पे है और जो जातीय सशस्त्र समूह है ये कौन से हैं और ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में और किसके खिलाफ एक साथ होकर लड़ा करते थे। ठीक है क्या कि लगभग 4,000 शरणार्थी मिजोरम में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, चम्फाई जिला आप देख सकते हैं इस मैप पे, ये मिजोरम का आप देख रहे हो। ये जो चम्फाई है, ये जो एरिया है, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, एक मिनट। ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, यहाँ पे शरणार्थी आ रहे हैं और ऑलरेडी मिजोरम में बहुत सारे शरणार्थी आ रहे हैं। और इसमें भी जो जोखावर और वफाई गांव है, यहाँ पे बेसिकली वहाँ के जो प्राथमिक प्रवेश जो है, जो इनिशियल एंट्री हो रही है वो यहीं पे हो रही है। यहीं के स्कूल और बाकी संस्थानों में ये रुक रहे हैं। ठीक है, शरणार्थियों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं जो घरों में, स्कूलों में और सामुदायिक हॉलों में शरण ले रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले शरणार्थी समस्या को लेकर मैंने एक और विषय टॉपिक पे कवर किया था कि भारत में जो शरणार्थियों की समस्या है वो गंभीर होती जा रही है और कोई इसके लिए प्रॉपर बड़ा कानून नहीं है। इस पे भी हमने प्रॉपर मैंने वीडियो किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके या इवन स्टडी IQ की वीडियो लिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी बिंदुओं पे डिटेल में आएंगे। उसके पहले मैं बताता चलूं कि अगर आप 2026 को यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, 2027 2028 की यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि स्टडी IQ में आपकी हर ज़रूरत के लिए कोर्स है। आप इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, अवेलेबल है। आपको इस कोर्स में जो चीज़ें स्पेशल मिलेंगी, मैं कई बार बता चुका हूं, मैं हमेशा इसको कहता हूं कि गागर में सागर जैसा है, जहां पे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के लिए आपको SIP PRP जैसे प्रोग्राम मिलते हैं, मेंस परीक्षा के लिए SIM MRP जैसे प्रोग्राम मिलते हैं, इंटरव्यू के लिए IGP जैसा प्रोग्राम है ही है। तीनों को मिला लिया जाए तो कंबाइंड देखा जाए तो कंबाइंड मेंटरशिप मिलती है। अनलिमिटेड आप किसी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपसे लाइव क्लास छूट गई है तो 18 किताबों का सेट मिलता है जो आपके घर पहुंच जाता है। हर महीने आप 11,000 रुपये जीत सकते हैं। हमारे रैंकर्स टेस्ट में आप रैंक लाके आप का प्रीलिम्स हो जाता है, प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाती है तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाती है। तो हर वो चीज़ जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे बेस्ट है, वो इन बैचेस में अवेलेबल है। बस क्या करना है, आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं, इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं। इस दौरान अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा और नीचे लिंक दी होगी या वेबसाइट पे जाके या ऐप के द्वारा आप हमारे इन प्रतिज्ञा बैचेस से जुड़ सकते हैं। 2026 का जो बैच है उसकी जो डेट है 15 जुलाई को उसमें एडमिशन जो है क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो 15 जुलाई को एडमिशन इसमें क्लोज हो रहा है जो 2026 को टारगेटेड है। तो देर ना कीजिए, 2026 अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइमली ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बिंदु पे, चिन गुटों के बीच संघर्ष पे, सशस्त्र संघर्ष पे। तो एक बार इस मैप को जरा देखिए। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो देखिए ये चिन स्टेट है, ये म्यांमार का मैप है। यहाँ पे आपको रेखाइन स्टेट दिख रहा है, यहाँ से भी मैंने क्राइसिस की बात बताई थी। ये चिन,
यहां से भी बड़े स्तर पे हमको क्राइसिस देखने को मिल रही, क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे चीन राष्ट्रीय रक्षा बल है CNDF और चीन रक्षा बल का जो हुआलंगोरम फ्रैक्शन है यानी कि CDF-H फ्रैक्शन है, इनके बीच में बेसिकली फाइट हुई। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं ये चीन स्टेट है, जो चीन राज्य है, इस राज्य में बहुत सारे सशस्त्र जातीय संगठन काम करते हैं। नृजाति कहना ज्यादा बेहतर होगा, संगठन काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो चीन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऊपर से सबको सर्विलांस करता है। तो बेसिकली जो ऊपर वाला आप यहां पे देख सकते हो, चीन राष्ट्रीय रक्षा बल, ठीक है, चीन नेशनल डिफेंस फोर्स, ये उसी चीन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कंबाइंड रूप से जो पीपुल डिफेंस फोर्स है उसके तत्वाधान में जुंटा, जो वहां पे इस समय सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता में काबिज है, उनके खिलाफ लगातार विद्रोह करना, ये वो करना चाहते हैं। इसी दौरान जब 2021 में इसकी स्थापना होती है, उसी 2021 में चीन रक्षा बल की भी स्थापना हुई थी। अब क्या है कि शुरुआत में तो ये एक साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन चीन राष्ट्रीय रक्षा बल और चीन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन CNO को, जो जिसको हम कहते हैं चीन ब्रदरहुड के साथी हैं, उनको लगा कि जिस तरीके से चीनलैंड रक्षा बल कार्य कर रहा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, त्वरित रूप से काम नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग हताहत हुए और उस कारण 4000 लोग जो थे वो मिजोरम शरण लेने के लिए आ गए, क्योंकि बड़े स्तर पे वहां पे इन पे गोलाबारी हुई और बहुत से लोग उसमें हताहत हुए, बाकी लोग यहां पे आ गए। तो चीन राष्ट्रीय रक्षा बल और चीनलैंड रक्षा बल शुरुआत एक ही कारण से हुई थी, जुंटा के विद्रोह से, लेकिन एक उद्देश्य होने के बावजूद भी ये भटक गए, क्योंकि ऊपर वाले को लगता है कि काम फास्ट होना चाहिए, नीचे वाले जो है अन्य संगठनों के साथ आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं, विरोध का काम है इनका, लेकिन आपस में एकता नहीं, और आपस में जो लड़ाई हुई इसका प्रभाव हो रहा है। मतलब ये आपस में भिड़ जा रहे हैं, जनता के खिलाफ, जुंटा के खिलाफ ये एकजुट दिखते हैं, पर आपस में जो भिड़ रहे हैं इस कारण लगता है कि इनमें एकजुटता भी नहीं है। ठीक है, CNDF जो ऊपर वाले बात करें, इन्होंने तीव्र गोलाबारी के बाद सभी 8 CDF-H शिविरों पे कब्जा कर लिया, तो इन्होंने वहां के लोगों को हटा दिया और वहीं के लोग निर्वसित होकर कहां पे आ चुके हैं इस समय? मिजोरम में आ चुके हैं। ठीक है, दोनों समूह जो है वो पीपुल डिफेंस फोर्स PDF का हिस्सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि PDF में एक तौर पे एक साथ पे तो काम करते हैं, पर इंटरनल भी इनमें कन्फ्लिक्ट है, आपस में भी इनमें रजामंदी नहीं है, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कारण एक थोड़ा त्वरित कार्य करना चाहता है और वो अपने जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, ये चीन ब्रदरहुड का हिस्सा है, वो चाहता है कि चीज फास्ट हो। ये PDF के साथ उसी PS में काम कर रहे हैं जो बाकी लोग पसंद नहीं करते, आपस में क्लैश होता रहता है, इस कारण ये चीजें आई। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, जातीय और सीमा पार एकजुटता की बात है तो एक मिनट अगर बात करें तो जो चीन है, जो म्यांमार का प्रदेश है, और जो मिजो है जो भारत में है, तो जो चीन में चीन ट्राइब्स है, मिजो में ऑफ कोर्स मिजो ट्राइब्स है। व्यापक रूप से देखा जाए तो ये जो जातीय समूह है, जो है ध्यान रखना, उसका ये हिस्सा है। मैं पहले भी इसको कवर करा चुका हूं, आप कुकी जो वाला जरूर देखिएगा। ठीक है, जिसमें कुकी, जोमिस, ठीक है, हमार, कुकीसिन, ये सब शामिल है। ये एक, जिसे कहते हैं ना कि एक क्लस्टर के रूप में अगर आप देखिए तो एक सुपर सेट है, जो एक सुपर सेट है जिसका हिस्सा चिन, मिजो, कुकी, जोमिस, हमार, कुकीसिन, ये सभी उसका हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि साझे वंश का अर्थ क्या है कि कई शरणार्थियों के रिश्तेदार मिजोरम में ऑलरेडी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वो निर्वासित होके ही चले आए हैं। उनके रिश्तेदार, जैसे नहीं आपकी नानी के रहते हैं, दादी के रहते हैं, वो वैसे रिश्तेदार भी उनके रहते हैं, तो ये उनके पास आ गए हैं, जिसे स्थानीय स्तर पे उनकी स्वीकृति अधिक है, तो उनको मान्यता मिल रही है। लोग बहुत विरोध नहीं कर रहे हैं। अमूमन जब मैं कुकी जो की बात करता हूं, मैतेई से उनके विवाद की बात करता हूं, तो वहां पे एक विरोध देखने को मिलता है। यहां पे विरोध नहीं मिल रहा है क्योंकि रिश्तेदार ही यहां पर रहते हैं। ठीक है, जो यंग मिजो एसोसिएशन है, जो YMA है, वो और स्थानीय निवासी बुनियादी सहायता प्रदान कर रहे हैं उन लोगों को जो उन्होंने आके यहाँ पे यानी कि मिजोरम में शरण ली है, उनको वो बाकायदा सहायता प्रदान करें क्योंकि उनमें साझा रिश्ता है कायम। ठीक है, आगे की बात की जाए तो भारत की जो प्रतिक्रिया क्या है, आप यहां पे देख सकते हैं। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, तो मिजोरम प्रशासन ने क्या किया है कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जो शरणार्थी हैं उनको वापस नहीं किया है, चूंकि पुराने रिश्ते हैं, पुराने कनेक्शंस हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है, मिजोरम में आप जाएंगे, जैसे मेरे पहले एक स्टूडेंट था, उनके फादर DGP रहे, तो उन्होंने मुझे बताया भी था, मैंने जाके देखा भी कि बाकायदा कई सारे घर ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं, तो बड़ा ही ऐसा नहीं है कि बहुत टसल दिखती है। इसलिए
आसानी से वो लोग क्रॉस कर लेते हैं। और चूंकि जब रिश्ते हैं तो वहां पे शरणार्थी के रूप में आ ही रहे, क्योंकि क्राइसिस चल रही है वहां पे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ये जो है लाल दुहोमा, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, ये राजनीतिक सलाहकार ने क्या कहा, सीमा का दौरा किया और उन्होंने क्या कहा कि कथित तौर पे सशस्त्र समूह के नेताओं के साथ उन्होंने शांति वार्ता में शामिल हुए, जुड़े शांति वार्ता में, जो एक दुर्लभ स्थानीय स्तर पे क्या है, कूटनीतिक पहल है। क्यों कूटनीतिक पहल है? क्योंकि देखिए, जहां पे जब हम रेखाइन स्टेट की बात करते हैं, रोहिंग्यास की बात करते हैं, तो उनके साथ कोई रणनीतिक पहल या कूटनीतिक पहल आगे नहीं बढ़ती दिखती है। मतलब उनको शरणार्थियों के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन इनको जब कर रहे हैं तो एक बात जो हमेशा म्यांमार से आती है कि आप विरोध करते हैं, यहां पे विरोध नहीं हो रहा है, आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आपके लोगों को हम धारण कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से। इसलिए इस कूटनीतिक पहल को बहुत बेहतर माना जा रहा है। इस नए आगमन से पहले ही 30,000 से अधिक शरणार्थी ऑलरेडी जो म्यांमार और बांग्लादेश से आए हैं वो मिजोरम में रह रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं शरणार्थी समस्या पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि किस प्रकार से प्रॉपर नियम और विनियमन होने चाहिए। तो यहाँ पे मिजोरम इसी को फेस कर रहा है। ये 30,000 लोग किसका रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मिजोरम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो इस बाबत यहाँ पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। सामरिक सुरक्षा निहितार्थ क्या है? अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये टोटल मिजोरम से, जैसे यहाँ पे नागालैंड की सीमा दिखती है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं नागालैंड के साथ सीमा है जो लगभग 215 किलोमीटर की है, ठीक है। इधर आप अरुणाचल प्रदेश के साथ देखें तो वो इधर सीमा है 520 की, लेकिन वो चीन के साथ में है। 398 किलोमीटर की मणिपुर के साथ में है और 510 किलोमीटर की सीमा मिजोरम के साथ में है। सबसे लंबी सीमा अगर म्यांमार बना रहा है तो मिजोरम के साथ में बना रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा शरणार्थी जो है वो मिजोरम जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत म्यांमार सीमा 510 किलोमीटर लंबी है मिजोरम में, और अभी भी क्या है, छिद्रपूर्ण, मतलब बहुत सारे, जो अभी मैंने बताया ना, जो घर की कहानी बताई, बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे आराम से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। जैसे बांग्लादेश के केस में भारत काम कर रहा है, पाकिस्तान के केस में भारत काम कर चुका है, पर यहां पे भी दिक्कत है जहां पे काम किया जाना बाकी है, और जहां बीच बीच में सशस्त्र झड़पें और अंतर्राष्ट्रीय जाति नेटवर्क मौजूद रहते हैं। सशस्त्र झड़पें होती रहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो भी यहाँ पे होते रहते हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। संभावित जोखिम क्या है? उग्रवाद का बहुत फैलाव देखने को मिल सकता है, और निश्चित तौर पे लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट इससे पीड़ित रहा है। सीमा पे हथियार और ड्रग व्यापार जो सीमा पार होता है, ये बांग्लादेश में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिला, बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है और सीमा व्यापार में जटिलताएं आ सकती हैं। विगत 5 से 10 वर्षों में भारत ने ईस्ट की तरफ एक सकारात्मक रुख किया है। चाहे हम आसियान की बात कर लें, भारत हमेशा से कोशिश कर रहा है कि अब लुक वेस्ट की बजाय लुक ईस्ट की तरफ काम किया जाए। अब भारत एक्ट ईस्ट पे जब काम कर रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है, तो इस प्रकार की चीजें भारत को दिक्कत में डाल सकती हैं, ठीक है। सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाने वाली एक मजबूत भारत म्यांमार सीमा प्रबंध नीति की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। चूंकि म्यांमार के साथ ऐसा सच भारत की कोई टसल नहीं है, लेकिन शुरुआत में रोहिंग्यास को लेके और अभी जो चिन क्या कहते हैं ट्राइब के लोग हैं उनको लेके कंफ्यूजन बना हुआ है। तो भारत म्यांमार के साथ संबंध सुधारना ही चाहता है, और मिजोरम की जो पहल है उन शरणार्थियों को जो यथासंभव सहायता दी जा रही है उसी कूटनीतिक पहल का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। चलिए, व्यापक भू राजनीतिक प्रासंगिकता क्या है? 2021 के तख्ता पलट के बाद म्यांमार की कमजोर होती राज्य क्षमता को दर्शाता है। अंदर ही अंदर वो भिड़ रहे हैं जुंटा के खिलाफ में, ठीक है। भारत का दृष्टिकोण क्या है? नरम सीमा मानवतावाद पे भारत फोकस कर रहा है, जो खासकर म्यांमार के केस में, जो बांग्लादेश के केस में नहीं, लेकिन म्यांमार के केस में भारत यहां पे थोड़े नरमी बरत रहा है, चूंकि रिश्ते हैं जिन के जो से, ठीक है, चिन के जो से, ठीक है। राज्य सरकारों द्वारा विकेंद्रीकृत शरणार्थी प्रक्रिया जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ केंद्र की तरफ नहीं, अलग अलग तरफ भी देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से आपस में सेटल कर सकते हैं और शरणार्थी समस्या को आपस में कैसे हम सुलझा सकते हैं, उस पर भी बात है। रणनीतिक स्वायत्तता और जातीय एकजुटता के बीच नाजुक संतुलन, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सुपर सेट है उसमें बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उनमें भी आपस में टसल होती रहती है। मैतेई से जो विवाद है उसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो उसको भी कहीं ना कहीं संतुलित करना पड़ेगा आपको सीमा विवाद के साथ में। भारत में क्या है, एक औपचारिक शरणार्थी नीति की आवश्यकता है। मैं शुरुआत से इसकी बात कर रहा हूं, जिसमें भारत कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, चूंकि जो 1951 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन है, भारत उसका हस्ताक्षर करता नहीं है, भारत ने उस पर साइन नहीं किया हुआ था, तो भारत में इस पर काम किए जाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। और निश्चित तौर पर सीमा
निगरानी को त्वरित रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किसी भी प्रकार से भारत में जो उग्रवाद है उसको भी बढ़ा सकता है, अवैध व्यापार है उसको भी बढ़ा सकता है। तो ये जो सीमा विवाद है, सीमा पे विवाद हो रहा है बेसिकली, उस पे भारत को ध्यान देना चाहिए। हाँ ठीक है, शरणार्थियों को शरण देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो एक्स्ट्रा हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, उस पे भारत को ध्यान देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इस प्रकार के इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, म्यांमार को ध्यान देना चाहिए, वरना पुनः एक तख्ता पलट हो सकता है या आंतरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों पे देख लेते हैं। एक प्रश्न देख लीजिए, मिजोरम में म्यांमार से आने वाले चीन शरणार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? चीन राज्य, और पहला कथन क्या है? चीन राज्य और मिजोरम के बीच 510 किलोमीटर लंबी समुद्र सीमा है। दूसरा क्या है? चीन और मिजो समुदाय दोनों व्यापक जातीय समूह जो के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्या है? दोनों समुदाय तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। और चौथा क्या है कि अप्रैल 2025 तक मिजोरम में लगभग 40,000 चीन शरणार्थी हैं। अब आपको बता रहा है कि कौन कौन से सही हैं, केवल 1 2 3, केवल 1 2 4, केवल 2 3 4 या केवल 1 2 3। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से देख ले, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यांमार की हाल की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? चीन नेशनल डिफेंस फोर्स और चीन लैंड डिफेंस फोर्स हुआलंगोरम, जिसकी मैंने बात की थी, के बीच संघर्ष जुलाई 2024 में शुरू हुआ। पहला प्रश्न। दूसरा क्या है? पॉइंट है, तियाऊ नदी भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। तीसरा क्या है? मिजोरम के चंपाई जिले में जोखावतार और वापाई गांवों में शरणार्थी शिविर स्थापित हुए हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं, डीए कहता है। तो ABCD में क्या सही उत्तर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे फैक्ट हमने यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, जिन फैक्ट्स को डिस्कस नहीं किया है उसको सोचिए समझिए और उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तरों की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू सो मच। लेकिन बताता चलूं एक चीज, एक मिनट, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 15 जुलाई में एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो अगर इससे जुड़ना है तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं। नीचे लिंक दी होगी या हमारे ऐप पे जाके या वेबसाइट पे जाके आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल करके हिंदी साहित्य से जुड़ी कुछ बात अगर पूछना चाहते हैं, बैच से जुड़ने की जानकारी चाहते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। वर्तमान में जो मैं करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूं उससे जुड़ी कोई भी बात, कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे इस मेल पे बाकायदा लिख सकते हैं। बाकी मैंने तरीके आपको बता दिए, आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड के द्वारा आपको अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, बाकी की डिटेल्स आपको नीचे लिंक पे मिल जाएगी। हमारे ऐप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा भी आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।